नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को लेकर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, सोना एक महीने में 4526 रुपये टूटा, वहीं चांदी में आई 10,000 रुपये से अधिक की गिरावट। जी हां, 6 अगस्त को अक्टूबर वायदा का सोना 55,845 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। तब से अब तक इस सोने में 4526 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ चुकी है। घरेलू स्तर पर सोने का भाव शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। MCX एक्सचेंज पर 5 अक्टूबर 2020 के सोने का वायदा भाव सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ 51,319 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसी तरह दिसंबर वायदे के सोने का भाव भी MCX पर शुक्रवार को गिरावट के साथ 51,494 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। आइए अब यह जानते हैं कि पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में कितना फर्क आया है। सोने की कीमतों में बीते सप्ताह बढ़ोतरी हुई है। बीते सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार यानी 7 सितंबर को MCX पर अक्टूबर वायदा का सोना 50,801 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला था। वहीं इससे पिछले सत्र में यह 50,678 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह इस सोने के भाव में बीते हफ्ते 641 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह दिसंबर वायदा के सोने के भाव में बीते हफ्ते 589 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई है। घरेलू सर्राफा बाजार में अब चांदी की कीमत देखते हैं। MCX पर दिसंबर वायदा की चांदी का भाव बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 1,063 रुपये की भारी गिरावट के साथ 67,928 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इस चांदी की कीमत बीते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार 7 सितंबर को MCX पर 68,232 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली थी। वहीं इससे पहले सत्र में यह 67,266 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह चांदी की कीमत में बीते हफ्ते 662 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर हम पिछले महीने के उच्च स्तर से मौजूदा कीमतों की तुलना करें तो सोने और चांदी दोनों की कीमतों में काफ़ी गिरावट आई है। 6 अगस्त को अक्टूबर वायदा का सोना 55,845 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। तब से लेकर अब तक इस सोने में 4526 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ चुकी है। इसी तरह पिछले महीने 10 अगस्त को दिसंबर वायदा की चांदी की कीमत 78,256 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। तब से लेकर अब तक इस चांदी में 10,328 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आ चुकी है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकार बदलने जा रही है चेक बाउंस के नियम। जी हां, कितनी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार जल्द ही चेक बाउंस होने की अपराध की श्रेणी से हटा सकती है। वित्त मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय को पत्र लिखकर ऐसा करने के लिए कहा है। हालांकि यह छूट केवल अस्थायी तौर पर लोगों को मिलेगी, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते कई लोगों के व्यापार और रोजगार पर असर पड़ा है। हमारे सहयोगी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार सरकार कोरोना संकट में लोगों को राहत देने के लिए सरकार चेक या EMI बाउंस जैसे मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाने की तैयारी कर रही है। इसके मायने ये है कि अब चेक या किस्त बाउंस होने पर जेल की सज़ा नहीं होगी। सरकार ने चेक बाउंस, कर्ज की किस्त का भुगतान नहीं हो पाने सहित करीब 19 कानूनों के तहत होने वाले हल्के उल्लंघनों को लिस्ट से हटाने का प्रस्ताव किया है। वैसे सरकार के पास कुछ कानून में बदलाव के सुझाव पहले ही आए हैं। इनमें बीमा कानून, नाबार्ड कानून, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, क्रेडिट फाइनेंस सर्विस कंपनीज कानून और फैक्टरिंग नियमन कानून को भी शामिल किया गया है। जानकारों का कहना है कि इन कानूनों में कई नियम ऐसे हैं जिनमें छोटे उल्लंघनों को भी क्राइम माना गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कारोबार से जुड़े कानून में बदलाव किया जाएगा। सरकार इससे पहले कंपनी कानून के तहत भी इस तरह के कदम उठा चुकी है। कंपनी कानून के तहत भी कई उल्लंघनों को क्राइम से हटा दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इससे कारोबार में बढ़ोतरी होगी और लोगों को अनचाही दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रस्ताव के मुताबिक यह सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के उद्देश्य के तहत उठाया गया कदम है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। PFRDA ने अटल पेंशन योजना के ग्राहकों को दी बड़ी राहत। पूरी डिटेल जानने के लिए
देखते रहिए इस वीडियो को। जी हाँ, पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA ने अटल पेंशन योजना के ग्राहकों को राहत मुहैया कराने के लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि APY पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस POPS की शाखाओं में APY सिटीजन चार्टर को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। प्राधिकरण की ओर से उठाए गए इस कदम का उद्देश्य APY लाभार्थियों को पेंशन योजना के नियमों और उसके दिशा निर्देशों के बारे में ठीक जानकारी उपलब्ध कराना है। प्राधिकरण की ओर से जारी सर्कुलर में इस बात का जिक्र किया गया है कि ग्राहकों ने POP की शाखाओं में APY सेवाओं में कमी को कई सवाल उठाए थे। अब POP शाखाओं में जिस चार्टर को प्रदर्शित किया जाएगा उसमें APY खाता खोलने, ग्राहकों के विवरण को अपडेट करने, पेंशन राशि के अपडेशन या अपग्रेड, APY से निकासी, POP जैसे बैंकों की शाखाओं में फॉर्म आदि प्राप्त करने जैसी जानकारियां शामिल होंगी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। सरकार की इस योजना के तहत इसके सब्सक्राइबर्स को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद उनके योगदान के आधार पर हर महीने 1000 रुपये से 2000 रुपये और 3000 रुपये से 4000 रुपये या फिर 5000 रुपये पेंशन का भुगतान किया जाता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों को CGHS के जरिए मिलती हैं ये सुविधाएं, जिंदगी भर मिलता है ये फ़ायदा। CGHS केंद्र सरकार कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलता है। इस स्कीम के तहत उन्हें इलाज कराने की सुविधा मिलती है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुष उपचार की प्रणालियों के जरिए दिए जाने वाले इलाज को कवर किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह एक अनिवार्य स्कीम है जिसके लिए उन्हें अपने वेतन में से मामूली रकम चुकानी पड़ती है। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, यानी कार्ड धारकों को अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज करते समय दी जाने वाली महंगी दवाइयों का खर्च खुद अपनी जेब से नहीं भरना पड़ता है। CGHS के तहत पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में जाकर कर्मचारी और पेंशनर्स इसका लाभ ले सकते हैं। अक्सर केंद्रीय कर्मचारियों के मन में CGHS को लेकर कई तरह के सवाल मन में होते हैं। मसलन इसमें और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, सही जवाब ना मिलने के चलते वे असमंजस की स्थिति में रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक लाभार्थियों को इसके जरिए दवाओं के साथ OPD ट्रीटमेंट, पॉलीक्लिनिक, सरकारी अस्पतालों में स्पेशल कंसल्टेशन मिलता है। सरकार और पैनल में शामिल अस्पतालों में इंडोर ट्रीटमेंट होता है। सरकार और पैनल में शामिल डायग्नोस्टिक केंद्रों पर जांच, इमरजेंसी के दौरान सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में हुए खर्च के रिवर्समेंट की सुविधा इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को मिलती है। इसके अलावा यंत्रों, कृत्रिम अंगों, उपकरणों आदि की खरीद के लिए किए गए खर्चों का रिवर्समेंट परिवार कल्याण, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। SBI ने दिया झटका, FD पर और कम कर दिया ब्याज। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को फिर से झटका देते हुए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD पर ब्याज दरें कम कर दी हैं। SBI ने 2 करोड़ रुपए से कम की रिटेल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पर ब्याज 1 से 2 साल की अवधि पर 0.20% तक घटा दी है। नई ब्याज दरें 10 सितंबर 2020 से लागू हो गई हैं। इससे पहले बैंक 27 मई को फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें घटाई थीं। 7 से 45 दिन वाले ब्याज दर 2.90% हो गए हैं। 46 से 179 दिन वाले ब्याज दर 3.90%, 180 से 200 दिन वाले ब्याज दर 4.40% और 211 दिन से 1 साल वाले ब्याज दर 4.40% हो गए हैं। 1 से 2 साल ब्याज दर वाले 4.90% हो गए हैं और 5 से 10 साल ब्याज दर अब 5.40% हो गई हैं। जी हाँ, इसके अलावा बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए एक FD प्रोडक्ट SBI BCare डिपॉजिट को लॉन्च किया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के लिए रिटेल टर्म डिपॉजिट पर 30 बेसिस पॉइंट का अतिरिक्त प्रीमियम मिलेगा। SBI
वी केयर जमा योजना 31 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। इन कर्मियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी, मिलेगा 21% का डीए का फायदा। जी हां, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेट ने बुधवार को बंगाल सरकार के महंगाई भत्ता डीए में जुड़ी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में सेट के उस आदेश पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया था जिसमें कहा गया है कि राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए पाने के हकदार हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसी आदेश के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा है कि कोरोना संकट की इस विपत्ति परिस्थितियों में सरकारी खजाने पर प्रभाव पड़ा है, लिहाजा इस फैसले पर फिर से विचार किया जाए। सेट ने राज्य सरकार की याचिका में दिए इस तर्क और अन्य तर्कों पर सहमति जताई है और कहा है कि याचिका का कोई आधार नहीं है, लिहाजा इसे निरस्त किया जाता है। ममता सरकार अब इस मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं। हालांकि डीए बकाये का भुगतान राज्य सरकार के कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मांग के आधार पर माना गया है। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए में 21% का भारी अंतर है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता देने संबंधी जो निर्देश दिया है वह बहाल रहेगा। इससे पहले पिछले साल 26 जुलाई को सेट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन पर डीए पाने के हकदार हैं और राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए सभी बकाया राशि देने पर विचार करना चाहिए। ये भी कहा गया था कि केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार का डीए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाना चाहिए। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।